कल कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अपने 3 स्पोक्स पर्सन्स को अनाउंस कर दिया। 5 साल में एक बार आप वोट करो, आपने राजाओं को चुन लिया, फिर वो 5 साल कुछ भी करे और अब आप अगले इलेक्शन में सोचना। नो माय फ्रेंड्स, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। और जो एकदम ताजे ताजे बच्चे हैं जिन्होंने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं है क्योंकि मोदी जी ने तो कभी करी नहीं है, तो उनके आइडिया के लिए बता देता हूँ कि काफी सारे जर्नलिस्ट सामने बैठे होते हैं और आप लोग उनको अपॉर्चुनिटी देते हो आपसे कोई भी सवाल पूछने की। तो कल कॉकरोच जनता पार्टी के तीनों स्पोक्स पर्सन ने ब्रीफिंग देके बताया कि उनका एजेंडा क्या है, एक्चुअल में वो ये प्रोटेस्ट क्यों करना चाहते हैं और उनका प्रोसेस क्या रहेगा। और सभी ने उन सभी चीजों को इग्नोर मार दिया जिसके बारे में उन्होंने बात करी है। और मुद्दा घूम फिर के ये आ गया कि ये 3 लोग है कौन, और इसी चीज के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे द थर्ड आई में। अपना जाल तो नहीं खुलाओ। तुम्हें पता, जब मैं ये सीरीज बना रहा था ना, उसका एक बहुत बड़ा एजेंडा था कि जो भी मार्केट के अंदर स्पेकुलेशंस और फेक एजेंडास को इंप्लांट किया जाता है ना, उसको काउंटर करना। और मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है ये चीज को चौथे एपिसोड में सेट करने के लिए, तो मैं तो पीछे इसमें नहीं हटूंगा। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट अभी की डेट में वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग है, क्योंकि प्रोटेस्ट अभी तक अनाउंस हुआ है, शुरू भी नहीं हुआ है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के बताया गया है कि हम लोग 6 तारीख को सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पे जाएंगे और अभिषेक भाई को उठाएंगे मतलब लेने जा रहे हैं। उसके बाद सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब हमें प्रोटेस्ट कर लेने दो, हमें परमिशन करके दे देंगे, फिर हम जंतर मंतर जाएंगे और प्रोटेस्ट कर लेंगे। और ये पूरी टाइमलाइन को जितना सिंपल करके दिखाया गया, एक्चुअल में उतनी सिंपल नहीं होगी। सबसे पहले मैं मेरा स्टैंड क्लियर कर लूं, क्या कॉकरोच जनता पार्टी अच्छी है? मुझे लगता है यूथ की पार्टी है। अभी तक शायद पॉलिटिकल कनेक्शंस उनके उतने अच्छे नहीं होंगे, और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड भी है तो मुझे उससे कोई भी इशू नहीं है। मैं कहता हूं ये पार्टी बीजेपी की भी निकले ना बाद में, मुझे उससे घंटा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर कोई पार्टी आगे कोई मूवमेंट आके मेरी आवाज उठा रही है, मैं साथ हूं। बस जिन लोगों को मैं मेरा साथ देने का दावा कर रहा हूं, पहले मुझे ये देखना होगा क्या वो मेरा साथ लेने के लिए क्रेडिबल है या फिर नहीं। और ये पूरी वीडियो उसके ऊपर ही है। आपने चूज करके 3 लोगों को स्पोक्स पर्सन के लिए अनाउंस कर दिया। वो लोग कौन है, किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो हमको नहीं पता। तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या प्रोटेस्ट हमारे लिए वर्दी है या फिर नहीं, क्या ये एक्चुअल में हमारी आवाज उठाने के लिए है या फिर नहीं। सबसे पहला पॉइंट जिसके ऊपर मैंने कल भी बात रखी थी कि आप एयरपोर्ट पे लोगों को बुला रहे हो, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो काफी मीडिया वालों ने भी सेम क्वेश्चन किया कि आप लोग एयरपोर्ट पे बुला रहे हो, वहां पे सिक्योरिटीज होती है। तो इनका बोलना ये था कि हम लोग सिक्योरिटी की पूरी बात मानेंगे, सुनेंगे, जैसा वो लोग बोलेंगे वैसा हम लोग बिहेव करेंगे। जो भी लोग, चाहे वो एयरपोर्ट आए चाहे वो पुलिस स्टेशन आए, हम उनसे अपील करते हैं कि कानून के दायरे में रहें। वहाँ पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर या जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको फॉलो करें, और किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसा ना हो जो कानून के दायरे से बाहर हो। We are very clear that this is a peaceful protest and it shall remain so. एंड वहां पे ये बात भी उठी कि कॉकरोच जनता पार्टी का एडमिन अरेस्ट भी हो सकता है। एंड उन्होंने ये चीज मानी कि हमको भी लगता है कि अरेस्ट हो सकते हैं, पर हमें उम्मीद है कि नहीं किया जाएगा। तो अभिजीत क्या वो गिरफ्तार हो सकते हैं? ऑफ कोर्स उनको इसकी आशंका है। जब एक वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो फिर हाँ, अभिजीत को भी किया जा सकता है। लेकिन पॉइंट पता क्या, 6 तारीख को अभिषेक अरेस्ट हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है। क्योंकि अगर अभिषेक अरेस्ट नहीं होता है तो उसके बाद तो पता है कि प्रोटेस्ट बहुत बड़ा होगा। तो अरेस्ट करके दबा देना बीजेपी के लिए एक स्मार्ट मूव भी हो सकता है और एक इंपल्सिव मूव भी हो सकता है। क्योंकि अगर अरेस्ट कर लिया गया तो उसके बाद हो सकता है ये मूवमेंट और ज्यादा बड़ा हो जाए। क्योंकि पहले ये उम्मीद थी कि जो अभिषेक दिपके है वो फेस बनेगा, उसको अरेस्ट कर लेंगे तो फेस गायब, प्रोटेस्ट गायब। अभी 3 स्पोक्स पर्सन को अनाउंस कर दिया गया है जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, बातें करनी उनको आती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अगर अभिषेक दिपके को अरेस्ट कर भी लिया जाता है, तब भी प्रोटेस्ट को संभालने के लिए 3 नए लोग भी आ चुके हैं और सोनम वांगचुक भी है। और सोनम वांगचुक को तो सरकार आई थिंक अगर लॉजिकल माइंड से सोच रही है तो दोबारा अरेस्ट करने का नहीं सोच सकती है। बहुत ही प्रैक्टिकली सोचो, क्योंकि पहले भी जब अरेस्ट किया था 6 महीने सरकार खुद सवालों के बीच में थी कि किस कानून के अंदर कर लिया। और उनका भी यही बोलना है कि अगर अरेस्ट कर दिया जाता है तो ये मूवमेंट और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और शायद एयरपोर्ट पे लोगों को बुलाया भी इसलिए जा रहा है कि पुलिस अपनी पावर ना दिखा सके। बट अगर एयरपोर्ट के ऊपर अभिषेक दिपके को पकड़ने की कोशिश करी पुलिस ने और वहां पे भीड़ भी हुई, तो वहां पे दंगे करने का कोई वो स्कोप नहीं है। आप भीड़ तो लेके जा रहे हो, पर भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप
आप लोगों ने तो बहुत जगह स्टेटमेंट दे दिए कि हम लोग बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, बट कौन किस जगह पे चिढ़ जाए, कौन किस पार्टी से बीच में आया हो, स्पेशली दंगे करना ही चाहता हो, आप लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और जब भीड़ के अंदर 4 लोग 4 डंडे चलाने शुरू करते हैं तो 8 लोगों को लगता है यार हम भी चला सकते हैं, मजा ही आ रहा होगा। तो जो भीड़ जो गुस्सा कलेक्टिवली आ जाता है ना, उसके अंदर फिर दंगे होते हैं। और जब ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा कि एक भी मौका नहीं देना है सरकार को, इतू सा भी डैमेज नहीं देना है, हल्का सा पब्लिक प्रॉपर्टी को छूना तक नहीं है जिससे कोई भी डैमेज हो, तभी आप इस मूवमेंट को बड़ा कर पाओगे। अदरवाइज कोई ना कोई बाहर से पावर्स आएंगे और इसको सप्रेस कर देंगे, और जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके दंगे देख के वही लोग आपके अगेंस्ट भी हो जाएंगे। एंड सेकंड मैं ये चीज देख रहा था कि जो भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है ये लोग बिहेव कैसा कर रहे हैं उनसे, तो मैंने देखा कि इनकी आपस में डिसेंट गुड कोऑर्डिनेशन थी। जो भी तीनों लोग वहां पे बैठे हुए थे, कौन बैठे हुए थे आगे बात करते हैं, बट जो भी लोग बैठे हुए थे उनकी आपस में एक डिसेंट कोऑर्डिनेशन थी। इस टाइप का क्वेश्चन कौन लेगा वो पहले से डिसाइड कर लिया जाता था जब क्वेश्चन सुना जा रहा था। और मैं यूथ से बहुत ज्यादा मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं करता, मुझे पता है ये लोग पॉलिटिशियंस नहीं है, बट अगर आप लोग ऐसा फेस बनना चाह रहे हो तो आप थोड़ा बहुत ज्यादा क्रेडिबल तो होने चाहिए। थोड़े से मैच्योर एक्शंस आपसे और आपकी बातों से दिखने चाहिए, जो थोड़ा बहुत वहां पे दिख भी रहा था। और मीडिया ने उनसे पूछा क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है या फिर आप किस किस को इन्वाइट कर रहे हो, तो उन्होंने बोला हर कोई आ सकता है, हम लोग सभी को इन्वाइट करते हैं, जिसको भी आना है वो हर किसी पार्टी से आ सकता है, क्योंकि आपके बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं ना स्कूलों में, आपके बच्चों को भी तो प्रॉब्लम हो रही है ना। बस जो भी जिस भी पार्टी से आ रहा है अपने झंडे लेके मत आना, वहां पे सिर्फ एक ही झंडा, एक ही आवाज, वो है यूथ और वो है कॉकरोच जनता पार्टी। एनीबडी कैन ज्वाइन, लेकिन अपने पार्टी बैनर, अपने ऑर्गेनाइजेशन बैनर के बगैर आइए, लेकिन आप जरूर आइए। Everybody should come and we are ready to have a dialogue with everybody, be it in power or the opposition. और ऑलमोस्ट मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, मेरे को ना उनका एक और रिप्लाई बहुत अच्छा लगा था। उनसे पूछा गया कि अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर देते आपके प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होने से पहले ही, क्योंकि सोनम वांगचुक ने बोला कि अगर 5 तारीख तक रेजिग्नेशन नहीं आता तो 6 तारीख को मैं साथ दूंगा, और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा, ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो अगर 5 तारीख को रेजिग्नेशन आ जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी क्या डिसाइड करेगी, क्या प्रोटेस्ट होगा, क्या प्रोटेस्ट नहीं होगा। और समझो कि जब आपके ऊपर इतना प्रेशर है, आप 3 बच्चे हो, आपके ऊपर इतना प्रेशर है, सामने मेन स्ट्रीम मीडिया बैठी है और वो आपको दबाना चाहती है, एंड वो आपसे पूछ रही है कि क्या आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो ये रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रसाद, क्या एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन आपका ओनली एजेंडा है? इफ यस, अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे, एंड इफ नो तो उसके बाद आप क्या क्या करना चाहते हो? उसका ना उन्होंने बहुत मैच्योरिटी से जवाब दिया। उन्होंने बोला यार अभी हमने उसको डिसाइड नहीं किया, हम चाहते हैं पहले ये वाला मुद्दा उठाया जाए, उसके बाद हम यूथ की बाकी आवाजें भी उठाएंगे। ये बोल के उन्होंने क्या किया, अपने फ्यूचर स्कोप को अनलॉक कर दिया। और अगर ये प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले ही एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो उसके बारे में अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर अगले कुछ 2 दिनों में धर्मेंद्र प्रधान जी की अंतरात्मा जागती है और वो इस्तीफा देने के लिए तैयार होते हैं, वो इस्तीफा देते हैं, तो उसके आगे की कार्रवाई कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीक्षित जी किस तरह से करते हैं वो आपको सही समय पर बताया जाएगा। ऐसा भी नहीं दिखाया जवाब से कि हम बहुत ज्यादा भोंदू हैं, और ऐसा भी नहीं दिखाया कि हमारा सिर्फ यही एजेंडा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो हमेशा आपको लिमिट्स में रखने के लिए होते हैं कि आप कोई गलत जवाब आज दो, कल आपको क्वेश्चन किया जाएगा। तो उस चीज का जवाब एक मैच्योरिटी से देना, आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। एंड इन्होंने अपनी कुछ लाइन्स के अंदर ये भी बताया कि हमें एंटी नेशनल बोला जाएगा, हमें पाकिस्तानी बोला जाएगा, वो सारी चीजें होंगी। वही पुरानी टूल किट आगे कॉपी पेस्ट होना शुरू हो जाएगी कि भैया ये पाकिस्तानी है, यूथ की आवाज उठा रहे हैं तो एंटी नेशनल होंगे। सालों में इस देश में जो भी सवाल उठाते हैं वो या तो एंटी नेशनल हो जाते हैं, या फिर वो पाकिस्तानी कहलाते हैं, या फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बी विंग कहलाते हैं। वो चीज हो सकती है, वो हमारे साथ भी हो सकती है। कोई ना कोई मीडिया चैनल आ जाएगा, कोई भी गोदी यूट्यूबर आ जाएगा और हमारे ऊपर वीडियो बना देगा, देखो सारे के सारे पाकिस्तानी फंडेड हैं। वो बहुत पुराना गेम है, उसके लिए हमारी चमड़ियां ऑलरेडी मोटी हो चुकी है और ये लोग भी उस चीज से अवेयर है। बट स्टिल एज अ यूथ क्या आप लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, मैं बोलूंगा ये आपका डिसीजन है, क्योंकि इस बेसिस पे इनको जज कर लेना कि इन्होंने मीडिया में अच्छे जवाब दिए सेंस बनाता है, क्योंकि वही हमारे पास स्पेस है। बट इन्होंने कुछ मीडिया में बुरे जवाब भी दिए, उसको भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अलग अलग जगह इनके अलग अलग मेंबर से ये चीज पूछी गई कि आपने अभी तक प्रोटेस्ट की परमिशन क्यों नहीं ली है, से परमिशन लेनी होती है, कितने लोग आएंगे, कहां से आएंगे, बहुत तरह की चीजें लिखित तौर पर दिल्ली पुलिस को देनी पड़ती है, अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। बहुत सिंपल सा गेम। अगर आप लोग जेन्युइनली एक्चुअल में प्रोटेस्ट करना चाहते हो तो आपने प्रोटेस्ट की परमिशन क्यों नहीं ली है? तो इनका जवाब था कि यार हमारा राइट है प्रोटेस्ट करना, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम तो प्रोटेस्ट करने जाएंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेगी क्योंकि हम लोग उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट की पुलिस स्टेशन पर जाकर मैं खुद इंटीमेशन दूंगा कि हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। बट
बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कि अगर आप लोगों को प्रोटेस्ट करना है तो एक हफ्ता पहले रिटर्न में देना होगा और उसके अंदर ये बताना होगा कि कितने लोग आ सकते हैं या फिर कितने लोग आने वाले हैं। अभी हमको खुद को ही नहीं पता कि इस मूवमेंट में कितने लोग जुड़ेंगे। देखिए कितने लोग आएंगे इसका तो हम नहीं बता सकते हैं, तो ये चीज देना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, फिर भी एक एस्टिमेटेड नंबर दिया जा सकता था। पर परमिशन लेनी पहले जरूरी थी और हर तरह के मीडिया ने सेम क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इस चीज को हम लोग बाद में पुलिस की तानाशाही बोलेंगे और बोल भी सकते हैं, बट ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको परमिशन लेनी होगी। हाँ, आपका फंडामेंटल राइट है, आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हो, हर चीज के ऊपर अग्री करते हैं, बट जिन लोगों को आप लोग प्रोटेस्ट के लिए लेके जा रहे हो अगर उनके ऊपर कल को फोर्स का यूज किया गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उन बच्चों के ऊपर डंडे चलाए गए, उन बच्चों के ऊपर पानी मारा गया, उन बच्चों को दबाया गया, जो कि ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट में होता ही है। बट क्या एक बहुत बड़ा मुद्दा हम लोग उनको खुद से जाके दे कि देखो हम लोग यहाँ पे लैग कर रहे हैं और आप लोग हमारे ऊपर लाठी चार्ज करो। इस चीज को हम लोग शायद एक बहुत बड़ा ब्लंडर या फिर एक बहुत बड़ा मास्टरपीस बोल सकते हैं। दोनों तरह से समझाता हूँ। या तो इनका सोचना है कि यार अभी हम लोग परमिशन लेने जाएंगे तो हमको परमिशन दी ही नहीं जाएगी, जो कि बहुत लाइकली हो भी सकता है कि आपको परमिशन ना दी जाए, कोई ना कोई बहाना मार दिया जाए, कुछ सिक्योरिटी का बहाना मार दिया जाए, कुछ और बोल दिया जाए बहुत ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो इनका ये बोलना है कि जब हम लोग इतनी भीड़ को लेके जाएंगे, सोनम वांगचुक के साथ जाएंगे, एडमिन के साथ जाएंगे, तो उनपे प्रेशर बनेगा और उनको देना ही पड़ेगा। या तो हाँ देना ही पड़ेगा और मिल जाएगा 6 तारीख को पता चलेगा, या फिर नहीं देना पड़ेगा और नहीं मिलेगा और बहुत गंदा होने वाला पता नहीं। बट तुम्हें इस मोमेंट के साथ जुड़ना या फिर नहीं जुड़ना, आई थिंक तुम्हारे लिए यहाँ तक की वीडियो देखना इनफ है। और अगर इसके बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो 3 घंटे के आसपास की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको जाके देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। बट मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी फालतू यूट्यूबर की वीडियो मत देखो, क्योंकि मोस्टली मीडिया के अंदर अभी क्या चल रहा है कि इस आवाज को दबाया जा सके, इस आवाज को ऐसे दिखाया जा सके कि यार इनका कुछ फायदा होने वाला है इससे। अगर तुम देश के अंदर ये चीज सेट कर दोगे कि यूथ की सुननी पड़ेगी क्योंकि यूथ ने वोट डाला एंड यू आर अकाउंटेबल, तो इसमें पूरे देश का ही फायदा है। अगर कल को बीजेपी गवर्नमेंट अपना घमंड तोड़ती है, अपने डिक्टेटरशिप मोड को ऑफ करती है और लोगों की सुनती है, ये नहीं है कि सिर्फ इसमें सुना जाएगा, फिर सब में सुना जाएगा। एक बार सिर्फ शुरुआत करने की देरी, एक बार सिर्फ शुरू कर दो सुनना हमारा, उसके बाद आप सुनोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि एक बार दबा दिया गया था तो बार बार दब सकते हैं। बट बहुत मैच्योरिटी से प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, मैं इस चीज को ही मान रहा हूँ। बट पूरे नैरेटिव को धुतकार देना, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके चाट के मुंह में बाल आ रखे हैं। ऐसी एक वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि मार्केट के अंदर बिक क्या रहा है। मीडिया में तो हमारे बड़े दलाल बैठे ही हैं जो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। The fact is, people are asking you questions about where your followers are. Somebody actually alleged that a lot of your followers are from Pakistan. सोशल मीडिया पे कुछ छोटे दलाल भी है जिनको लगता है यार इसमें भी हिंदू मुस्लिम करके देख लेते हैं, इस पे भी बाबरी मस्जिद ले आते हैं बीच में। एक बार वीडियो देखो तुम लोग, तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है। 6 जून को मैं यूएस से इंडिया आ रहा हूँ। एयरपोर्ट पे मेरे पास आओ सारे स्टूडेंट्स, हम साथ में मिलके पीसफुली जंतर मंतर चलेंगे और वहां पे जाके प्रोटेस्ट की परमिशन मांगेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। अरे 21 जून को उनका रीनीट एग्जामिनेशन है, इतना मेंटल प्रेशर है। आप बच्चों को ये कह रहे हो कि अभी सब कुछ छोड़ के पहले तुम 6 जून को यहाँ पर आओ। इसके अंदर ये जनाब कह रहे हैं कि 21 तारीख को रीनीट का एग्जाम होने वाला है और आप आज आके बोल रहे हो कि भैया प्रोटेस्ट कर लो। सबसे पहला पॉइंट, किसका एग्जाम है, किसको कैसे अपने टाइम को कैलकुलेट करके मैनेज करना, ये उसका डिसीजन है। और सबसे बड़ी बात, ये चीज नहीं बोला गया कि सारे के सारे नीट के बच्चे इकट्ठे हो जाओ, ये चीज बोली गई है कि स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाओ। उसमें नीट के बच्चे भी आते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स भी आते हैं। एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ नीट के बच्चों का खराब नहीं है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ लोगों का ब्रेन वॉश करती है। 5 बच्चों ने सुसाइड करी है इसके अंदर। कितने पेपर लीक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, कितनी बार पेपर कैंसिल हुए हैं, कितने बार रिजल्ट डिले हुए हैं। सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया इस बार पता है? पूरे नैरेटिव को सिर्फ एक साइड आई से देख लेना और पूरे एजेंडा को पुश कर देना। कितना चाटोगे? आपको समझना पड़ेगा ये सब कुछ एक नैरेटिव बनाया जाता है, क्योंकि होने क्या वाला है, प्रोटेस्ट जिस दिन ये लॉन्च करेंगे 4-5 लोग पीछे से इनमें मिलते हैं, आलतू फालतू ये लोग नारे लगाएंगे कि जितने हिडिम्मा मारोगे हर। ओके, इस बात के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात, मैंने पिछली कुछ वीडियोस के अंदर भी बोला कि रैंडम लोग अपने एजेंडास को लेके पूरे प्रोटेस्ट में घुसते हैं और उसको खराब कर देते हैं, जिसके अंदर मेरी स्टेटमेंट ये बोलती थी कि लोग घुस रहे हैं और खराब कर रहे हैं एक पीसफुल प्रोटेस्ट को। और इसका ये बोलना है कि पीसफुल प्रोटेस्ट में जान करके यही लोग घुस के उसको खराब करेंगे। जो असामाजिक तत्व की हम लोग बात कर रहे हैं, मैं उनको आउटसाइडर बोल रहा हूँ और ये उनको इनसाइडर बोल रहा है। और ये कह रहा है कि मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एयर पोल्यूशन प्रोटेस्ट के अंदर भी यही हुआ था। एयर पोल्यूशन प्रोटेस्ट गलत था क्या? और एयर पोल्यूशन प्रोटेस्ट के अंदर जो लोग साफ हवा के लिए गए हुए थे, वही लोग थोड़ी हिडमा के नारे लगा रहे थे कि भैया हिडमा मर रहे। वो तो दूसरे लोग घुसे थे ना, उनको इनसाइडर बोल के कैसे रेफर किया जा सकता है? और फिर इसका बोलना है कि आरएसएस को टारगेट कर देंगे, अंतर्यामी भाई साहब। ये सब कुछ छोड़ के आरएसएस को पकड़ना शुरू कर देंगे, यही चीजें करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद 4-5 लोगों को अरेस्ट किया जाता है और फिर ये नैरेटिव बनाया जाता है डेमोक्रेसी खतरे में। फिर बोलेंगे कि डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी खतरे में, अगर डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा तो खतरे में ही बोलेंगे ना। अगर प्रोटेस्ट करना आपका फंडामेंटल राइट है और आपको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा, आप लोग पीसफुली वहां पे ऐसे करके बैठे और आपके मुंह के ऊपर पानी मार दिया जाएगा, तो क्या वो डेमोक्रेसी खतरे में नहीं बोल सकते हैं? क्या आप उसको अभी से ही एंटी इंडिया नैरेटिव से लिंक कर रहे हो? अभी तो प्रोटेस्ट शुरू तक नहीं हुआ, अगर सही भी चल रहा हुआ ना, आप तब भी आओगे रोज वीडियो बनाने। मेरी पूरी वीडियो ध्यान से देखना, ये लोग ये कर रहे हैं। सवाल हम भी पूछ रहे हैं, जवाब हम भी मांग रहे हैं, इंसाफ हम भी मांग रहे हैं। फिर जनाब बोलते कि यार सवाल हम भी पूछ रहे हैं, इंसाफ हम भी मांग रहे हैं, वीडियो भेज। कौन सा इंसाफ मांग रहे? तूने वीडियो भेज, गाना कर दे एक बार पब्लिश। देखिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी और मैंने इंसाफ की डिमांड करी है, कवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो वीडियो बनाई थी, कवर कर रखा है टॉपिक। इंसाफ कहाँ मांगे है, 5 लोगों की मौत की कहाँ बात करी है, उसके लिए क्या जस्टिफाइड है तेरे अकॉर्डिंग, क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या गवर्नमेंट को लेना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर की रिजाइन की कहाँ बात की गई है और उसके ऊपर क्या प्रेशर किया है, तूने क्या इंसाफ मांगे दिखाना। और फिर इसके अंदर वही चीज की इसको इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी से लिंक कर देना। अभी अगली वीडियो इसकी दिखाऊंगा, उसके अंदर तो प्रॉपर आम आदमी पार्टी की ही बात हो रही है। और अभी जो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसके बारे में इसने वीडियो बनाई है, उसके अंदर तो पूरा आम आदमी पार्टी के ऊपर भट्टा ही फोड़ दिया है जनाब ने। ये आम आदमी पार्टी का ना, इनको क्या नजर आया कि आम आदमी पार्टी का फेलियर तब आया जब इन्होंने देखा कि यार हमारे से ना लोग आइडियोलॉजिकली डिफाइंड नहीं है, हम आइडियोलॉजी की साइड नहीं मूव कर रहे हैं। और अभी हम अगली वीडियो देखते हैं। मैंने बोला था ना कि ये तीनों स्पोक पर्सन कौन है, हम उनके बारे में बात करेंगे। मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएगा तुम्हें, क्योंकि मुझे पता था मुझे इसकी वीडियो चलानी है। मैं खुद बता के क्या टाइम वेस्ट करूं। ये पहले भाई साहब हैं मिस्टर दास, अब इनके हिसाब से उमर खालिद बेस्ट थे, ठीक है, टुकड़े टुकड़े गए। और दूसरा इनके हिसाब से 6 दिसंबर बहुत गलत दिन है क्योंकि उस दिन बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। ओके, तो पहले बंदे के ऊपर 2 पॉइंट। पहला, हिंदू मुस्लिम ले आते हैं, बाबरी मस्जिद के सपोर्ट में है। इसने बोला कि जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तब बहुत काला दिन था, वट एवर इसकी आइडियोलॉजी। प्रफुल्ल मुझे एक बात बता कि एजेंडा क्या हम बाबरी मस्जिद या फिर किसी और बंदे की पर्सनल आइडियोलॉजीज की बात कर रहे हैं, या फिर हम ये देख रहे हैं कि एक आदमी जो एजुकेशन मिनिस्टर को बोल रहा है कि अकाउंटेबिलिटी लो और वो अपनी अकाउंटेबिलिटी से जितना दूर हो सके वो भाग रहे हैं। एजेंडा क्या है? अगर कल को तूने पब्लिकली आगे बोला कि यार एजुकेशन मिनिस्टर तो अपनी अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रहा है, और मैं तेरे काउंटर में आके बोलूं कि यार तेरे को याद है अरावली के टाइम पे तूने पैसे लेके वीडियो बनाई थी, ये कोई काउंटर होगा मेरी साइड से? मैं बोलूंगा हाँ यार एजुकेशन मिनिस्टर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर मैं तेरी पुरानी बातें उठा के लाऊंगा और तेरी आइडियोलॉजी जो तेरी पर्सनल है, मैं उसके 100% खिलाफ हो सकता हूं, पर जो तेरी पर्सनल आइडियोलॉजीज हैं, अगर मैं उसके ऊपर पॉइंट आउट करके तेरे को पर्सनली अटैक करूंगा, क्या ये उस एजेंडा के लिए सही होगा या गलत होगा? और ये मैं तेरे से बात कर रहा हूं, तो मुझे एक बात बता, जब तू बोलता है कि तू यूथ की आवाज है, जब तू आगे बोलता है कि यार मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं या फिर मैं चाहता हूं कि लोग अवेयर रहें, तो जब तू देख रहा है कि एक पार्टी फॉर्म हो रही है जो सिर्फ एक मीम पार्टी थी, उसके बाद मीम पार्टी से वो पार्टी इवोल्व हो रही है और उसके बाद वो एक मूवमेंट के लिए जा रही है, और वो मूवमेंट क्या इंडिया के अंदर जरूरी नहीं है, 110% जरूरी है। कोई भी आके डिबेट कर ले मेरे साथ, तो उस मूवमेंट को बेटर कैसे बनाया जाए, फीडबैक्स देके सपोर्ट करके एज अ यूथ वॉइस, वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है या फिर उसको कमजोर करना है? बहुत सिंपल स्टेटमेंट दे मुझे, तेरी जिम्मेदारी क्या है, तू क्या जिम्मेदारी मानता है खुद की। एंड इस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकते ये उमर खालिद को सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता है, ये चीज के ऊपर भी बात करनी है तो करो, मैं इससे भी नहीं भाग रहा। मेरा ये बोलना है कि जो भी लोग वहां पे बैठे हैं वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि मेरे जैसा आदमी या फिर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम्हारे जैसे लोग ना वहां पे जाके नहीं बैठ सकते। हम लोग उतने स्मार्ट नहीं है, हम लोग उतने इंटेलेक्चुअल नहीं है, हमको बैक स्टोरीज उतनी ज्यादा नहीं पता है, हम उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले सकते जितना वो आज की डेट में ले रहे हैं। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि उनको प्रैक्टिस है ये सारी चीजें करने की, और अगर वो पहले से काम करते आ रहे हैं तो उनकी पर्सनल आइडियोलॉजीज होंगी ही होंगी। कुछ लोग उसके सपोर्ट में होंगे और कुछ लोग उसके अगेंस्ट में होंगे। जो भी उमर खालिद ने किया मैं 100% सपोर्ट में नहीं हूँ, बट उसके ऊपर जो ट्रायल्स भी नहीं शुरू किए गए थे मैं उसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अगर कोई गलत काम किया सजा बनती है, दो और हटाओ ना, उसको रोक के रखना और ट्रायल्स को भी शुरू ना करना, ये चीज प्रॉब्लमेटिक है ना। बट यहाँ पे उमर खालिद का मुद्दा नहीं है, उमर खालिद के मुद्दे को पूरी तरह से साइडलाइन करो और सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देंगे एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना है हाँ या फिर ना। फिर राम मंदिर पे आ जाता है, राम मंदिर बना कोई खुशी नहीं, पहले हटा होगा उसका कोई दुख नहीं। ये धर्म मैटर नहीं है ब्रो। बीजेपी ने तेरे को चूरन दे रखा है धर्म का, हिंदू मुस्लिम करके हमारे बार जीत जाते, मुझे समझ आती है। तुझे भी लगता होगा मैं मेन स्ट्रीम मीडिया बन जाऊंगा, हिंदू मुस्लिम करूंगा, यूपी से थोड़ा ज्यादा सपोर्ट आ जाएगा, मुझे समझ आता है ये पूरा कॉन्सेप्ट। हमारे पास भी सेम ही ऑप्शन है, हिंदू सपोर्ट में बोलेंगे, धर्म के सपोर्ट में बोलेंगे तो ज्यादा फेम मिलेगा। पर मुझे एक बात बता, क्या उसके बाद रात को चैन से सो लेगा? अब इसके अलावा दूसरे हैं ये भाई साहब आशुतोष, जिनका अभी लेटेस्ट ट्वीट है कि इनका पॉलिटिक्स से विश्वास उठता जा रहा था, बट अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की वजह से वो बना हुआ है, तो मतलब मे बी दीपिका के बेस्ट फ्रेंड होंगे। और ये अभी यहाँ पर दूसरे बंदे के ऊपर आता है जिसका बोलता है कि अरविंद केजरीवाल को सोशल मीडिया के ऊपर सपोर्ट करता है। मैंने ना कांग्रेस जनता पार्टी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसके अंदर भी बोला था आई डोंट गिव अ फक। अगर बीजेपी आज की डेट में आके बोले तुम लोगों को कि भैया मैं एजुकेशन का ठेका उठाऊंगा, मैं एजुकेशन मिनिस्टर को सस्पेंड करूंगा एंड मैं मेक श्योर करूंगा कि एजुकेशन खराब ना हो, एजुकेशन में पेपर लीक ना हो, ये सारे
फकअप्स ना हो जो भी हो रहे हैं, तो तुम लोग एंटी बीजेपी हो या फिर जो भी एजुकेशन मिनिस्टर ने जो भी सिस्टम बना रखा है जो इनएफिशिएंट है उसके खिलाफ, ऑब्वियसली सिस्टम के खिलाफ हो। तो अगर सिस्टम के खिलाफ कोई भी आदमी उठ के आएगा, मैं उसके सपोर्ट में खड़ा हूं और हर कोई उसके सपोर्ट में खड़ा है। पर दूसरी चीजों से इनको लिंक करके दिखा देना सिर्फ और सिर्फ उनकी बैकबोन को वीक करना है, सिर्फ और सिर्फ उस आवाज और उस आइडियोलॉजी को दबाना है जिसके ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं। मैंने खुद इतनी खिलाफ में वीडियोस बना रखी है, कॉकरोच जनता पार्टी की आवाज उठा रखी है विद मैच्योरिटी, ताकि कि क्या चीज गलत लग रही है मुझे और मैं क्यों गलत बोल रहा हूं। पर अब जब ये सीरियस होना चाहते हैं, ऑफलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मैं यूथ की आवाज बनना चाहता हूं या फिर मैं सच स्प्रेड करना चाहता हूं तो मैं सच बोलूं और अपनी स्टेटमेंट्स को चेंज करूं। मैं हिपोक्रेट नहीं हूं, मैं अवेयर हूं, चीजें जैसे चेंज हो रही हैं मैं भी चेंज हो रहा हूं। और आप लोग एक स्टैंड के ऊपर खड़े रहना, क्योंकि आपने पहले क्रिटिसाइज किया था तो आज भी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी जनता आपसे नाराज हो जाएगी। इतना चाटुकारिता मत बनो। तीसरे धैया करके कोई इनको बताया जाता है कि ये ध्रुव राठी के कंटेंट राइटर और सलाहकार थे कि वो उसको बताते। तो अगेन ध्रुव राठी एज अ कनेक्शन विद आम आदमी पार्टी। जो तीसरा बंदा विजेता धैया वो ध्रुव राठी का राइटर था, अभी राइटर है, उसके बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर काम तो डेफिनेटली किया दोनों ने साथ। मेन पॉइंट पे चलो, कंक्लूड कर दिया गया कि ये आम आदमी पार्टी का एक दूसरा फेस है। मान लिया ये दूसरा फेस है आम आदमी पार्टी का, मैं वोट डालूंगा अगर ये लोग मेरा काम करेंगे। मैं टीएमसी को डालूंगा भाई, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पार्टी गेम थोड़ी खेलना है, मेरे को तो मेरी आइडियोलॉजी गेम खेलना है ना। जो मेरी आइडियोलॉजी के साथ है, जो मेरी बातों को उठा रहा है, जो मेरे काम को उठा रहा है, जो मेरे लिए काम कर रहा है, मैं तो उसके साथ हूं। और एज अ वोटर मुझे होना भी यही चाहिए। मोदी आएगा, कांग्रेस आएगी, मुझे क्या लेना देना, मेरा काम होगा या नहीं होगा। मुझे साफ हवा, साफ पानी, साफ सड़कें मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, मेरा क्वेश्चन तो ये है ना। बीजेपी करे, कांग्रेस करे या फिर कोई तीसरी पार्टी करे, मुझे क्या लेना देना। तो हर मूवमेंट को ऐसे गोल गोल करके उलझा देना, मार्केट के अंदर एक सीड इंप्लांट कर देना कि भैया ये सारे तो गलत कर रहे हैं, हम ही अकेले सही हैं। ये सारी चीजें आज नहीं तो कल लोगों को समझ आएगी और तेरे पे भी बैकलैश आएगा। आज की डेट में तेरे पास एक प्रिविलेज है कि तेरे पास रीच बहुत अच्छी है इंस्टाग्राम पे, तो तेरी बातें ज्यादा लोगों तक फैल पाती है, बहुत ज्यादा लोग तेरे को सपोर्ट कर पाते हैं और उसकी वजह से जो नेगेटिविटी होती है वो कहीं ना कहीं दब जाती है ना। एक टाइम पे मेन स्ट्रीम मीडिया भी ऐसी हवा में उछल रही थी, दबी हुई है ना, हर जगह पे दलाल सुनते हैं ना, वो भी इतनी दलाली करेगा तो तू भी सुनेगा। बाकी मूड को थोड़ा लाइट करते और आगे बढ़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और इसको हम डिस्कस करेंगे अपने बिजनेस सेगमेंट के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज किया कि मैं 12.5% का टैरिफ इंडिया के ऊपर दोबारा लगा देता हूं। नहीं लगेगा शायद, जहां तक मुझे आइडिया है, क्योंकि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील ऑलमोस्ट हो ही गई है, 99% ऑलमोस्ट हो चुकी है, सिर्फ साइन करने बाकी है और कुछ कुछ चीजों के ऊपर नेगोशिएशंस हो रही हैं। हाँ, बहुत बार ये चीजें हो चुकी है कि बस पीस डील साइन हो ही गई, बस हो ही गई और नहीं होती है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ऐसे एक्शन लेता रहता है जिससे दबाया जा सके सामने वाली पार्टी को, नेगोशिएशन पावर ली जा सके। तुमने देखा जब भी तुम लोग बार्गेनिंग करने जाते हो ना मम्मी के साथ, कोई दुकानदार बोलता है मैडम ये तो 1000 रुपए का, तुम्हारी मम्मी 200 बोलती है, तुम्हारी अंतर आत्मा मर जाती है कि भाई 200 रुपए तो नहीं बोलना चाहिए था, ये तो बहुत ही कम हो गया। वो एक नेगोशिएशन टैक्टिक है कि आप इतने लो नंबर से शुरू कर दो कि जो बेचने वाला उसको समझ आ जाएगा इसको पागल नहीं बना सकते, तो वो एंड के अंदर 400-500 के ऊपर आपको बेच के निकल लेगा। बट अगर आप लोग नेगोशिएशन में ही 500 बोल रहे हो तो वो आपको 800 तक चेपेगा ना। और डोनाल्ड ट्रंप का भी यही स्टाइल है, वो हर बार आता है कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और कुछ नहीं करता। अगर कर भी देता है तो थोड़े दिन लगा रहता है, फिर उनकी कोर्ट आगे बोलती है भैया आप लगा ही नहीं सकते। पर इस बार टैरिफ लगाने का जो रीजन दिया गया ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। टैरिफ लगाने का रीजन ये दिया गया कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर करवाई जाती है, और क्योंकि चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है और ये इनह्यूमन है, तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा रहा हूं। इंडिया ने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, टैरिफ नहीं लगेगा। बट इस चीज के अंदर हम लोग चाइल्ड लेबर को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर आज भी चाइल्ड लेबर है, और अगर तुम लोगों को लगता है नहीं है, ओल्ड दिल्ली चले जाओ, इतने सारे छोटू रखे हुए मिल जाएंगे ना तुमको। और जो सड़कों के ऊपर बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, ये भी काइंड चाइल्ड लेबर का ही पार्ट होते हैं। 14 साल की उम्र से पहले एक बच्चे से फोर्सफुली काम करवाना और उसको एजुकेशन ना देना, ये चाइल्ड लेबर के अंदर ही आता है। बाकी हमारी ट्रेड डील कब तक फाइनलाइज हो जाएगी मैं आने वाली वीडियोस के अंदर तुम्हें अपडेट दे दूंगा। और अभी हम लोग चलते हैं अपने एआई न्यूज के ऊपर, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है आज। चाइना का एक मॉडल निकल गया है मिनीमैक्स नाम से, जो जीपीटी को कॉम्पीट कर रहा है। जीपीटी 5.5 और जेमिनी 3.1 प्रो को कॉम्पीट कर रहा है हैंड टू हैंड, और उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और बड़ी बात ये नहीं है कि भैया जीपीटी 5.5 के बराबर मॉडल निकाल दिया, बड़ी बात ये है कि 1/10 ऑफ कॉस्ट पे निकाला गया है। जैसा जीपीटी 5.5 परफॉर्म करता है उससे बेटर परफॉर्मेंस दी जाएगी 10% कॉस्ट के अंदर। जीपीटी 5.5 का जो आउटपुट पर मिलियन टोकन का कॉस्ट है वो $25 का, ये $2.5 के अंदर दे रहे हैं। अब मैं बोलता हूँ कि चाइना है एआई का फ्यूचर। चाइना के मॉडल्स पे रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रो चाइना होंगे। मैं रिसर्च के लिए उन मॉडल्स को यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग हमेशा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, क्योंकि उनको गलत मॉडल के ऊपर ट्रेन किया गया। वो बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश उनका, तो हम लोग उनसे वो रिसर्च के अंदर यूज नहीं करते। बट अगर आप लोग कोडिंग के अंदर यूज कर रहे हो, अगर आप दूसरे कामों में यूज कर रहे हो, चाइनीज मॉडल फ्यूचर होने वाले हैं। अगली न्यूज आ रही है एंट्रोपिक की साइड से। एंट्रोपिक अगर किसी को नहीं पता, क्लोड की वैल्यूएशन चैट जीपीटी से ज्यादा हो चुकी है। एंट्रोपिक जो कंपनी है जो क्लोड को ओन करती है, उसकी वैल्यूएशन ओपन एआई से ज्यादा हो चुकी है। ज्यादा
यूजर्स आज के डेट में भी चैट जीपीटी के पास ही हैं। और जो क्लोड ने अपने मॉडल को रिफाइन किया और बनाया ना, उसने उन लोगों के लिए इस मॉडल को स्पेशली डिजाइन किया जो कॉर्पोरेट के अंदर काम करते हैं और पैसे देते हैं। तो चैट जीपीटी के पास बहुत सारा ट्रैफिक है, पर वो सारा का सारा फ्री का ट्रैफिक है। वो लोग पैसा दे के मॉडल्स को यूज नहीं कर रहे हैं। और अगर एंट्रोपी को देखा जाए तो यूएस मॉडल्स के अंदर से टॉप 3 में सबसे कम लॉसेस जनरेट कर रहा है। और उनका टारगेट है कि अगले कुछ सालों में प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे और इनकी वैल्यूएशन ओपन एआई से ज्यादा हो चुकी है और ये अपना आईपीओ लाने वाले हैं। कहां 1-2 बिलियन का नंबर कितना बड़ा दिखता होता था ना कि यार $1 बिलियन कंपनी हो गई है। एंट्रोपी का आईपीओ आने के चांसेस है $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। और तभी एआई को एक बबल भी बोला जाता है कि यार इतनी वैल्यूएशन कैसे पंप कर दिया आप लोगों ने। बट फिर कुछ ऐसे मैट्रिक्स को लाया जाता है सामने कि आज नहीं है उतनी वैल्यू, कल को हो जाएगी, जिसको जस्टिफाई करना शायद अभी की डेट में थोड़ा मुश्किल है। बट क्लोड ने एक और नया फीचर निकाला कि क्लोड अभी आपके बिहाफ पे ट्रेड भी कर सकता है। आपको उसकी एपीआई को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना और उसका एजेंट खुद जाके आपके पैसों पे ट्रेड करके आएगा। देखो प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है, प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि ट्रेड तो कर देंगे, बट सभी के सभी जब एआई से ट्रेड करवाने लग जाएंगे तो कौन प्रॉफिट कर रहा होगा और कौन लॉस कर रहा होगा, इसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। और जब सभी के पास सेम नॉलेज और सेम डेटाबेस है तो सभी के सभी सेम एक्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज सुनने में फैसिनेटिंग तो बहुत लग रही है, पर प्रैक्टिकल नहीं लग रही है। बाकी देखते हैं क्या बनता है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, तुम लोग जाके देख सकते हो। और कल की वीडियो हमारी शैडो बैन हो गई थी, और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो यहाँ पे कल की वीडियो आ रही होगी, उसको भी देख लेना। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।